जरा सोचो, एक सुबह आप अपनी आंखें खोलते हो और आपको पता चलता है कि आपका शरीर रोबोट में बदल चुका है और आपके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी है। ऐसे ही कहानी है इचिरो इनुयाशिकी नाम के एक नॉर्मल आदमी की, जिसकी सैलरी भी नॉर्मल सी है, जो अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका परिवार उसके सारे कोशिशों को हल्के में लेता है और अक्सर उसके साथ बुरी तरह व्यवहार करता है। इचिरो ने हाल ही में उनकी खातिर एक बेहतर नया घर खरीदा है, लेकिन उनकी बेटी मारी और बेटा ताकेशी एक बड़े घर को देखकर खुश होते हैं और गलती से इसे अपना समझ लेते हैं। वे खुशी से उस घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि उनका घर दूसरी तरफ है, जो कि उस बड़े घर से बहुत छोटा होता है, जो कि इचिरो ने कई सालों से जमा किए गए पैसों से खरीदा था। लेकिन बच्चे इसकी परवाह नहीं करते। मूड को हल्का करने की कोशिश में इचिरो उन्हें बताता है कि उसने उनका पसंदीदा खाना खरीदा है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बजाय वे रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं और बेचारा इचिरो उस रात अकेले ही खाना खाता है। फिर एक दिन इचिरो ओवरटाइम काम करता है और देर से घर लौटता है। एक अंधेरी गली में वह लुटेरों के एक झुंड को पैसों के लिए एक आदमी की पिटाई करते हुए देखता है। वह आदमी की मदद करने के बारे में सोचता है, लेकिन असलियत में ऐसा करने के लिए वह बहुत कमजोर है। जब वह मुड़ता है तो देखता है कि मारी उसे निराशा में देख रही है। वह उसे कहती है वह एक कायर है। घर वापस आने के बाद इचिरो बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। अचानक एक कुत्ता उसकी ओर चलता हुआ आता है, जिसके कॉलर पर लिखा था इसका नाम हनाको है, कृपया उसका ख्याल रखें। इचिरो को कुत्ते पर दया आती है, लेकिन उसकी पत्नी चाहती है कि वह इस कुत्ते को वहां से भगा दे। और फिर उसकी वाइफ उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी देती है, जिसमें कहा गया है कि इचिरो को एक और चेकअप की जरूरत है। अगले दिन इचिरो अस्पताल जाता है और पाता है कि उसे 3rd स्टेज कैंसर है। कैंसर उसके पूरे शरीर में फैल गया है, जिससे उसे जीने के लिए केवल कुछ ही महीने बचे हैं। इस खबर से नाराज होकर वह अपनी पत्नी को फोन करता है, लेकिन वह उसे खबर सुनाने से पहले ही फोन काट देती है, जबकि उसके बच्चे फोन भी नहीं उठाते हैं। बाद में इचिरो हनाको को सैर पर ले जाता है और सोचता है कि क्या उसका परिवार उसके कैंसर के बारे में जानकर रोएगा। भारी मन से वह हनाको को सड़क के किनारे छोड़ देता है और एक पार्क में भाग जाता है, लेकिन हनाको वहां उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। यह देखते हुए कि केवल वही उसकी परवाह करता है, इचिरो कुत्ते से माफी मांगते हुए रोता है। कुछ सेकंड बाद उसने देखा कि उसके सामने पार्क की बेंच पर एक और आदमी बैठा है, लेकिन उसी समय अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और लगातार बड़ी होती जाती है। कोई बड़ी चीज आसमान से गिरती है और इचिरो और उसके बगल के आदमी से टकराती है, जिससे उनकी तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन अगले दिन इचिरो पार्क में जाग जाता है, ठीक वहीं जहां वो कल था, और हनाको भी वहीं पर खड़ा था। वह अपना चश्मा उठाता है, लेकिन महसूस करता है कि वह उनके बिना भी अच्छे से देख पा रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ कल रात क्या हुआ। घर पर उसका हाथ एक हथियार के रूप में बदल जाता है और वह तब और भी चौंक जाता है जब उसका चेहरा बाहर निकल आता है। और जब वह शीशे के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका पूरा शरीर एक मशीन में बदल चुका है। यह पता चला है कि पिछली रात इचिरो को अजीब वस्तु ने मार डाला था। वो एक एलियंस की ओर से एक गलती थी, जिसकी वजह से वह एक मशीन के रूप में बदल गया। अब उसके पास सुपर पावर आ चुके हैं और वह व्यक्ति जो कल उसके साथ था, जिसका नाम हिरो था, उसे भी सुपर पावर मिल चुकी है। वह अपने दोस्त नायूरी के घर जाता है और अपनी उंगलियों से एक चिड़िया को मारता है। फिर वह नायूरी के होश उड़ाने के लिए एक पार्किंग पर लाता है और दिखाता है कि वह अपने दिमाग से कार को किसी भी तरह से घुमा सकता है। नायूरी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है जैसे वह एक सपने में है। इस बीच इचिरो अभी भी इस सुबह के बारे में टेंशन में था। घर के रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक घायल कबूतर दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे उठाता है, उसके हाथ पक्षी को ठीक कर देते हैं और वह उड़ जाता है। तभी उसे उसके पावर्स की वजह से उसे एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टरों से गुहार लगाते सुनती है। वह आवाज सुनते हुए वहां पर पहुंच जाता है और अस्पताल के बिस्तर पर एक बीमार बच्चे को पाता है। जैसे ही वह बच्चे के चेहरे को छूता है, तभी बच्चा कबूतर की तरह ठीक होने लगता है। इचिरो खुशी खुशी बच्चे को बताता है कि वह ठीक हो गया है और खुश होकर घर लौटता है। अगले दिन नायूरी को उसके क्लासमेट उसे धमकाते हैं, तभी हीरो आकर उन्हें मारने लगता है और तब तक नहीं रुकता जब तक उसे नायूरी रोक नहीं देता।
नायूरी देखता है कि शक्ति ने हीरो को हिंसक बना दिया है, जिससे वह डर जाता है। तभी हम शियन को देखते हैं, जो कि हीरो की क्लास की एक लड़की है जो हीरो पर फिदा है। उस दिन वह उससे अपने दिल की बात कह ही देती है। हीरो यह सुनकर हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें उसकी मां को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस है, और उसके पिता, जो कि एक अमीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने उसकी मां को दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया था। हालांकि हीरो अपने पिता को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उनसे और उनके दूसरे परिवार से रात के खाने पर मिलने जाता है। हीरो के सौतेले भाई बहन उसे पसंद करते हैं और वो दोनों हीरो के साथ बहुत मस्ती करते, लेकिन जैसे ही वो अपनी गरीब मां के बारे में सोचता है तो वह उनसे नफरत करने लगता है। तभी वो वहां से निकल के आधी रात में अपने घर की ओर वापस जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे एक परिवार की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे उसके पिता के नए लाइफ के बारे में उसे याद दिलाती है। गुस्से से आग बबूला होकर वह उस परिवार के घर में घुस जाता है और उन माता पिता को मार डालता है, और फिर वो उनके बेटी को भी मार डालता है। दूसरी तरफ इचिरो अस्पताल में कई बच्चों को ठीक करता है। अगले दिन उस फैमिली की हत्या न्यूज में आने लगती है, और क्योंकि कोई गोली नहीं मिली थी, इसलिए नायूरी को लगता है कि हत्या के पीछे उसके दोस्त का ही हाथ है। जब वे मिलते हैं, हीरो उसे खूब सारे नोटों से भरी एक थैली देता है। इतने सारे पैसे देखकर वह बहस करने लगते हैं। यह देखकर नायूरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हीरो के लिए लोगों को मारना कितना आसान है। इसके बाद वह कहता है कि अब वो उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। नायूरी की यह बात सुनकर हीरो टूट जाता है और वह इस सदमे से घर लौटता है और पाता है कि उसकी मां को कैंसर है। ये सुनकर वह अपनी मां की बाहों में बैठकर रोने लगता है और उससे वादा करता है कि वह उसे मरने नहीं देगा। इस बीच इचिरो के घर पर उसका बेटा अपनी मां के पर्स से पैसे चुराता हुआ पकड़ा जाता है और पीछे से मारी आकर कहती है कि वह यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती। घर में हाहाकार मच जाता है जब इचिरो कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी मारी अपने पिता की मूर्खता पर हंसते हुए उसे बताती है कि ताकेशी को स्कूल में धमकाया जा रहा है और उसकी मां का किसी आदमी के साथ संबंध है। ये सब सुनकर इचिरो उस रात अपने कमरे में अकेला रोता है, लेकिन अचानक वह नायूरी को भगवान से प्रार्थना करते हुए सुनता है, जिसमें वो कह रहा था कि हीरो अब किसको भी ना मारे। इचिरो को पता चलता है कि वह हीरो के बारे में बात कर रहा है और उड़कर उसके पास जाता है। वे थोड़ी देर बात करते हैं और यह पता लगाते हैं कि इचिरो और हीरो को फिर से जादुई शक्तियों से बनाया गया है। नायूरी इचिरो को कहता है, देखो सर जी, मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूं, ताकि वह हीरो को और लोगों को मारने से रोक सके। हालांकि उनके पास बराबर शक्तियां होती हैं, लेकिन हीरो अपनी शक्तियों का इचिरो के मुकाबले अच्छे से यूज कर सकता है। अगले दिन वे एक सुनसान गैरेज में मिलते हैं, जहां नायूरी इचिरो को अपनी उंगलियों से शूट करना सिखाता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं होता। नायूरी कहता है, अरे सर जी, तुम्हें वो कैन नहीं दिख रही। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद इचिरो सफल हो जाता है, लेकिन उसे अभी और प्रैक्टिस की जरूरत थी। इस बीच हीरो और उसकी मां डॉक्टर के पास होते हैं, जहां वह उन्हें बताता है कि उसकी कैंसर गायब हो गई है। डॉक्टर और हीरो की मां दोनों हैरान हो जाते हैं। घर वापस जाते समय 6 पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया। वे वहां हीरो से हत्याओं के बारे में पूछताछ करते हैं। जैसे ही उसकी मां उनसे पूछती है कि उसके बेटे ने क्या किया है, तभी हीरो दौड़ पड़ता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वह अपनी शक्तियों का यूज करके भागने में कामयाब हो जाता है और साथ ही साथ वो 3 पुलिस वालों को गोली मार देता है और उन्हें पता चल जाता है कि सभी मर्डर के पीछे हीरो का हाथ है। अगले दिन उसकी तस्वीरें सभी न्यूज चैनल में दिखाई जाती हैं। उसी दिन उसकी दोस्त शायन उसे एक पुल पर पाती है और उसे घर ले आती है। वह उन लोगों की परवाह नहीं करती है जिन्हें उसने मारा है और उसे जब तक वह चाहे अपने साथ रहने देती है। वह अपनी दादी के साथ रहती है, जिससे हीरो के लिए उनके घर में छिपना आसान हो जाता है। इस बीच इचिरो ने अपनी उंगलियों से निशाना लगाने में बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वे महसूस करते हैं कि पानी इचिरो की शक्ति के लिए फ्यूल की तरह से काम करता है, लेकिन उसे सोडियम पानी से एलर्जी है। क्योंकि हीरो छिपा हुआ है, मीडिया उसकी मां से सवाल पूछना शुरू कर देता है और उसे इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी मिलती है और सड़कों पर परेशान किया जाता है। हीरो अपनी मां को टीवी पर देखता है और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। जब ये सब कुछ ज्यादा ही होने लगता है तो उसकी मां दिल दहला देने वाला काम करती है, वो खुद की जान ले लेती है। हीरो को इसके बारे में एक न्यूज चैनल से पता चलता है और वह निराश हो जाता है। उसकी उदासी गुस्से में बदल जाती है और वह अपनी मां के बारे में बुरा बोलने वाले हर एक इंसान को मारना मिशन बना लेता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि वह इंटरनेट का उपयोग करके लोगों को उनके फोन और कंप्यूटर से शूट कर सकता है।
वह उसके मां के बारे में बुरा कहने वाले हर एक इंसान को उनके डिवाइस के जरिए मार डालता है। उस रात हीरो शायन को अपना रोबोटिक हाथ दिखाता है, यह साबित करने के लिए कि वह इंसान नहीं है। वह उसे अपनी बाहों में लेता है और अपने पैराशूट की मदद से उड़ता है। बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ते हुए वह हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। इतनी सारी मौतों के बाद पूरे देश में हाहाकार फैल जाती है, लेकिन इन सभी हत्याओं के बीच कुछ लोग थे जो बच गए थे। उन्होंने बताया कि गोली लगने से पहले उन्होंने हीरो को अपने फोन स्क्रीन पर देखा था। उस रात शायन अपनी किचन में होती है जब अचानक स्नाइपर का एक झुंड फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन हीरो उन सभी को मार डालता है। लेकिन इसी बीच शायन को गोली लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ घर को पुलिस ने घेर लिया था। शायन मरने के बाद हीरो के पास रहने के लिए कोई नहीं होता और ये सब के बाद वो सदमे में होता है। तभी वो बदला लेने के लिए घर से बाहर जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वह खिड़की से उड़ जाता है। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ। तभी इचिरो को हीरो के बारे में पता चलता है। अपने परिवार से कहता है कि वे स्मार्टफोन का उपयोग न करें और वो सभी लोग कहीं न जाए, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। हीरो टोक्यो में हर एक स्मार्टफोन को हैक कर लेता है और लोगों को बताता है कि उसने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। वह सभी लोगों को तब तक मारने की योजना बना रहा है जब तक कि कोई भी ना बचे। जैसे ही वो ऐसा कहता है, वह बिलबोर्ड से फायरिंग करना शुरू करता है। 1 मिनट के अंदर सैकड़ों लोग मर जाते हैं और शहर में हाहाकार फैल जाती है। इस बीच इचिरो और नायुरी हीरो को अपने कब्जे में ले लेते हैं और सभी कंप्यूटरों को हैक कर लेते हैं। वे सभी को कहते हैं कि वे अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर से दूर रहें। उनकी ये कोशिश काम करती है और लोग अपने फोन का यूज करना बंद कर देते हैं। तभी हीरो को पता चलता है कि उसके जैसा एक और इंसान है और वह अपने प्लान को थोड़ा बदलने का फैसला करता है और वह शहर के अलग अलग हिस्सों पर कई मिसाइलें गिराना शुरू कर देता है। जैसे ही हलचल तेज होती है, इचिरो हीरो के जगह का पता लगा लेता है और उसे रोकने के लिए दौड़ता है। बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर वे दोनों आमने सामने आते हैं। इचिरो हीरो को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे लड़ते हुए पूरे टोक्यो में उड़ते हैं। हीरो की मिसाइल कई मासूम लोगों को घायल कर देती है। उनमें से एक मारी है। इचिरो मारी को मदद मांगते हुए सुनता है तो वो लड़ाई के बीच उसके पास जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ते हुए वे एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाते हैं। इचिरो फिर से हीरो से रुकने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह मना कर देता है। जब हीरो बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है तो इचिरो उसे नीचे गिरा देता है और चालाकी से बोतल में सोडियम वाटर गिरा देता है। सोडियम के असर के बारे में न जानते हुए हीरो पानी को पी लेता है। इसके बाद वह हवा में मिसाइलों से इचिरो पर हमला करता है और जैसे ही वो इचिरो को मारने वाला होता है, तब सोडियम वाटर उसे कमजोर बना देता है और ऊंचाई से नीचे गिरते समय इचिरो उसे कई मिसाइल से मार देता है। इस बीच इचिरो अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे आता है। मारी बस मरने के कगार पर ही होती है जब वह उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वह बच जाती है, लेकिन हीरो फिर से आता है और इचिरो को लात मारता है और दोनों लड़ने लगते हैं और इसके बीच में मारी को भी गोली लग जाती है। तभी हीरो मारी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर इचिरो आगबूला हो जाता है और यहाँ इचिरो की रोबोटिक शक्तियों कई गुना बढ़ जाती है। हीरो और इचिरो दोनों एक दूसरे पर छलांग लगाते हैं, लेकिन इस बार इचिरो की ताकत हीरो की ताकत पर हावी हो जाती है और उसके हाथ को अलग कर देती है। उसके बाद इचिरो मारी को हवा में पकड़ता है और उसे बचाता है। मारी को पता चलता है कि वह अपने पिता के बारे में गलत थी और वह उन्हें बाकी लोगों को भी बचाते हुए देखती है। इस घटना के 1 हफ्ते बाद प्रेस ने हीरो को मरा हुआ घोषित कर दिया और अब इचिरो का उनके परिवार में सम्मान होने लगा। इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीज मेज हिंदी को सब्सक्राइब कर ले।